आगे बढ़ाते हुए जो मेरे पास जो क्लासिफिकेशन हम लोग कर रहे थे, जो वैल्यू ऑफ एलिमेंट के हिसाब से कि एलिमेंट का क्या मान रख रहे हैं लेना है, उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन को आगे बढ़ाते हैं। उसमें तीसरा जो टाइप का मैट्रिक्स हमको पढ़ना है वो पढ़ना है डायगोनल मैट्रिक्स। क्या पढ़ना है? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं विकर्ण आव्यूह। देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स अगर हम बनाना चाहते हैं तो इसके लिए क्या कंडीशन का पालन करना होगा हमको। इसका जो कंडीशन है, द कंडीशंस आर, इसमें दो कंडीशंस ध्यान रखना है हमको। सबसे पहला m बराबर क्या होना चाहिए? n, यानी टोटल नंबर ऑफ रोज टोटल नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होना चाहिए, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। दूसरा कंडीशन जो है aij इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल i नॉट इक्वल टू j। ये दो कंडीशन का पालन करना है। अगर m इज इक्वल टू n बोला जाए तो आपको समझ जाना है कि हम स्क्वायर मैट्रिक्स की तरफ इशारा कर रहे हैं, यानी वैसा मैट्रिक्स जिसका टोटल नंबर ऑफ रोज टोटल नंबर ऑफ कॉलम बराबर होगा। दूसरा कंडीशन जो इसमें है उसमें वो सारा एलिमेंट 0 होगा जिसमें i और j बराबर नहीं होता है, मतलब रो का पोजीशन और कॉलम का पोजीशन बराबर नहीं होता है। तो हमको पता है वो सारा क्या पोजीशन होता है, वो सारा नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का पोजीशन होता है, यानी कि वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स का बात कर रहे हैं जिसका सारा नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाए? 0 हो जाए। वैसा मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स यानी विकर्ण आव्यूह। यहाँ पे कंडीशंस को लिखते हैं एक्सपैंड करके। तो सबसे पहला कंडीशन बोलता है मैट्रिक्स होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरा यहाँ पे लिखेंगे नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी 0, शुड बी 0। ठीक है, तो इसका मतलब है कि डायगोनल मैट्रिक्स को दो कंडीशन का पालन करना पड़ेगा। सिर्फ एक कंडीशन का पालन करने से वो डायगोनल मैट्रिक्स हो जाए कोई जरूरी नहीं है, इसलिए दोनों कंडीशन का पालन करना पड़ेगा, दोनों का बात मानना पड़ेगा, दोनों कंडीशन का इंटरसेक्शन लेना होगा आपको। यानी मेरा वैसा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा जिसका सारा का सारा नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, कहने का मतलब कि डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके, मुख्य विकर्ण का एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सारा एलिमेंट्स जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन का पालन करेगा तो जो मेरा मैट्रिक्स होगा वो एक डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। यहां पे लिखेंगे और जैसे एग्जांपल्स के माध्यम से अगर देखा जाए, एग्जांपल के माध्यम से देखा जाए, एग्जांपल 1 ले लेते हैं। लेट अस कंसीडर ऑर्डर 2, ऑर्डर 3 ले लेते हैं, ऑर्डर 3 मैट्रिक्स। यहाँ पे देखिए जरा सा, ये जो मैट्रिक्स लिया है मैंने वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है, साथ में इसका सारा नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 0 कर दिया मैंने, है ना, ये सारा नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है वो दोनों कंडीशन का पालन कर रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, साथ साथ में उसका जितना भी नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है सारा 0 हो रहा है, ये वाला भी 0 हो रहा है सारा का सारा, ये वाला भी 0 हो रहा है। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। डायगोनल मैट्रिक्स ये हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स में। डायगोनल मैट्रिक्स में दूसरा एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल 2 ले लेते हैं। लेट अस कंसीडर ऑर्डर 3 नल मैट्रिक्स, ऑर्डर 3 नल मैट्रिक्स, ऑर्डर 3 नल मैट्रिक्स। तो ये वाला जो मैट्रिक्स हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे ले लेते हैं बी मैट्रिक्स को, 0 0 0, सारा एलिमेंट 0 होता है नल मैट्रिक्स का। यहाँ पे देखिए तो क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स के सारे कंडीशन का पालन कर रहा, सारे बातों को मान रहा कि हम इसको डायगोनल मैट्रिक्स कहें। तो यहाँ पे देखिए इसका सारा नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 0 है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके सारे कंडीशन को मान रहा। इसके अलावा अगर उसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 0 हो जाता है या नहीं हो जाता है उससे कोई लेना देना नहीं है ना, उस पर कोई कंडीशन नहीं है, उस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि क्या होना चाहिए नहीं होना, है ना। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, मे बी 0 और मे नॉट बी 0,
द कंडीशंस आर, जो मेन कंडीशन है जिसके बिना वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा, उसमें यही कंडीशन है कि मेरा मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, साथ साथ उसका जितना भी नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होना चाहिए वो शून्य होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इट इज ऑल्सो ए डायगोनल मैट्रिक्स। It is also a diagonal matrix. It is also a diagonal matrix. अगर बात किया जाए इसके जनरल रिप्रेजेंटेशन का, अगर बात किया जाए जनरल रिप्रेजेंटेशन का तो हम लोग इसको इस तरह से दिखाते हैं, A is equal to Aij, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है इसीलिए n क्रॉस n, where Aij is equal to 0 for all I not equal to j। ठीक है, अगर शेप का बात किया जाए तो इसका जो शेप होता है वो एक स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रोज टोटल नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होगा, इसीलिए इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, स्क्वायर। ठीक है, इसका शेप स्क्वायर हो जाए। अब आइए इसमें डायगोनल मैट्रिक्स में कुछ बात हमको नोट पॉइंट में ध्यान रखना है। क्या मेरा डायगोनल मैट्रिक्स एक अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और दूसरा कि डायगोनल मैट्रिक्स को एक और रिप्रेजेंटेशन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ना, यहाँ पे लिखेंगे, नोट में कुछ बात लिख लेते हैं। नोट में सबसे पहला बात जो हमको ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि डायगोनल मैट्रिक्स आर both upper and lower triangular matrix। आप ध्यान रखिएगा कि आपका जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा वो बोथ अपर ट्रायंगुलर भी होगा और लोअर ट्रायंगुलर भी होगा। क्यों होगा सर? क्योंकि आपका जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का भी कंडीशन का पालन करता है और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का भी कंडीशन का पालन करता है, इसीलिए आपका जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा वो अपर ट्रायंगुलर भी हो सकता है, लोअर ट्रायंगुलर भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा जो कंडीशन है, द मैट्रिक्स of order n with principal diagonal elements d1 ले लेते हैं, d2 ले लेते हैं, है ना, dn तक ले लेते हैं, can be represented as इस तरीके से रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं। अगर ऑर्डर n का मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें सारा का सारा नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 0 हो रहा, आप एक चीज गौर करोगे कि जो डायगोनल मैट्रिक्स है, जो विकर्ण व्यू है, उसमें सारा नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 0 है, उसके बारे में चिंता ही नहीं करना। हमको जो मेन फोकस करना है कि उसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कैसा हो रहा, क्योंकि अगर आप बता दीजिएगा कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या है तो हम समझ जाएंगे कि आप कौन से डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि उसका सिर्फ प्रिंसिपल एलिमेंट डायगोनल मैट्रिक्स का वैरी कर सकता है क्या? इसीलिए हम इसको रिप्रेजेंट ऐसे भी कर सकते हैं, ये मैट्रिक्स इज डायगोनल, और इसका जो है डायगोनल लिख दीजिए d1 d2 इसी तरह से dn। इसका डायगोनल के बारे में आप सिर्फ इंफॉर्मेशन दे दीजिए, तो आप डायगोनल के बारे में इंफॉर्मेशन दे दीजिएगा, हम समझ जाएंगे कि किस ऑर्डर का मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं और कौन से डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में आप बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं, हम लोग को जो चौथा कैटेगरी में मैट्रिक्स पढ़ना है वो पढ़ना है स्केलर मैट्रिक्स। चौथा कैटेगरी में जो पढ़ना है वो पढ़ना है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स अदिश अभी जो कहते हैं उसमें क्या क्या कंडीशन का पालन करना है आपको, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे द कंडीशंस आर, इसमें आपको कंडीशंस का पालन करना पड़ेगा। सबसे पहला कंडीशन m बराबर होना चाहिए n, दूसरा कंडीशन
कि aij इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल i नॉट इक्वल टू j, और तीसरा कंडीशन aij इज इक्वल टू k फॉर ऑल i इज इक्वल टू j। ये तीन कंडीशन का पालन करना होगा। इसको एक्सपेंड करके कंडीशन को अगर लिखा जाए तो m इज इक्वल टू n का मतलब होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, aij इज इक्वल टू 0 इसका मतलब होता है कि नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 0, नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट शुड बी 0। ठीक है, तीसरा कंडीशन जो ऐड कर रहा है वो ये है कि आपका जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी इक्वल होना चाहिए आपका प्रिंसिपल डायगोनल है ना। अब यहाँ पे जरा सा आप देखिएगा कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना और नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो जाना, ये इंडिकेशन करता है एक डायगोनल मैट्रिक्स की तरफ इशारा करता है ना। इसका मतलब है कि जो मेरा स्केलर मैट्रिक्स होगा, अदिश अवयव होगा, वो सबसे पहले एक डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर आप स्केलर मैट्रिक्स पता करना चाह रहे हैं कि कोई मैट्रिक्स स्केलर हो रहा है या नहीं हो रहा, तो सबसे पहले देखना होगा कि वो डायगोनल मैट्रिक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, क्योंकि उसको सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स के कंडीशन का पालन करना हो। उसके बाद अगर वो डायगोनल मैट्रिक्स हो गया तब आगे हम तीसरा कंडीशन जो देखेंगे वो ये कि उसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर ये तीनों कंडीशन का पालन हो गया तब हम ये डिसीजन लेंगे कि वो मैट्रिक्स मेरा स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये दोनों कंडीशन को अगर एक साथ कर दिया जाए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। पहला कंडीशन डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स, और दूसरा कंडीशन होना चाहिए कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट शुड बी इक्वल। ठीक है, इसका मतलब है अगर हम डिफाइन करना चाहें आपको स्केलर मैट्रिक्स को, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि वैसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सारा बराबर आ रहा है, कोई स्केलर आ रहा है बराबर स्केलर, तो हम कह सकते हैं कि वो जो मैट्रिक्स आने वाला है वो एक स्केलर मैट्रिक्स को दर्शाएगा, है ना। यहाँ पे अगर एग्जांपल से समझा जाए तो लेट अस कंसीडर एग्जांपल 1 में ले लेते हैं। लेट अस कंसीडर ए 3 क्रॉस 3 ऑर्डर 3 मैट्रिक्स अगर ले लेते हैं तो यहाँ पे A बराबर ले लिया मैंने, A इज इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स सबसे पहले लेना है। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब डायगोनल को छोड़ करके बाकी सारा एलिमेंट क्या ले लेना है, 0 ले लेना, ले लिए। स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, इसका नाम प्रिंसिपल एलिमेंट ना डायगोनल एलिमेंट 0 भी है। साथ में तीसरा कंडीशन लगाना उसके डायगोनल पे लगाना, उसका डायगोनल एलिमेंट बराबर होना चाहिए। तो कोई बराबर स्केलर ले लीजिए आप, ये हो गया। तो ये वाला जो मैट्रिक्स होगा वो तीनों कंडीशन का पालन कर रहा। आपको स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो रहा है, नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 0 भी हो रहा है, साथ में जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है वो इक्वल भी हो रहा है। इसका मतलब ये मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहला सकता है। इसका मतलब ये कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, एग्जांपल 2 में जो लेते हैं, एग्जांपल 2 में let us consider order 3 null matrix। ठीक है, इसमें अगर कोई B मैट्रिक्स ले लेते हैं, नल मैट्रिक्स 0 0 0 0 0 0, ये सारा एलिमेंट 0 हो गया। अब बताइए तो जरा सा ये जो मैट्रिक्स आ रहा है वो आपका स्केलर मैट्रिक्स होगा कि नहीं। तो ये देखिए सबसे पहले ये डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं। हाँ, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, साथ में इसका नाम प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 0 भी है। साथ में इसका जो डायगोनल एलिमेंट है इक्वल है क्या, बिल्कुल इक्वल है। इसका मतलब है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स वैसा डायगोनल मैट्रिक्स है जिसका सारा डायगोनल एलिमेंट इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये वाला भी मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स, स्क्वायर नल मैट्रिक्स, वो भी एक स्केलर मैट्रिक्स के श्रेणी में आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इट इज ऑल्सो ए स्केलर मैट्रिक्स।
इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन जो देखेंगे, जनरल रिप्रेजेंटेशन वो आप ए मैट्रिक्स कंसीडर कर लीजिए जनरल ए आई जे, ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा इन क्रॉस लाइन लिख दिया मैंने, वेयर ए आई, यहाँ पे आपका जो कंडीशन लगेगा ए आई जे पे वो ये लगेगा कि वेयर ए आई जे इज इक्वल टू, ए आई जे आपका 0 होगा व्हेन आई नॉट इक्वल टू जे, और इसका सम स्केलर के होगा व्हेन आई इक्वल टू जे। ये वाला जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया। कोई भी मैट्रिक्स जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा वो इसी तरीके से रिप्रेजेंटेड होगा, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं शेप के बारे में। तो चूंकि ये इसमें टोटल नंबर ऑफ रोज टोटल नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होता है, चूंकि स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहला कंडीशन है कि m बराबर n होना चाहिए, तो ऑटोमेटिक है कि जिसका शेप डेवलप करेगा वो स्क्वायर शेप डेवलप करेगा। तो शेप का अगर बात किया जाए तो इसका जो शेप होगा वो एक स्क्वायर शेप का मैट्रिक्स, यानी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आया पहले रिजेक्ट हो गया, वो कभी स्केलर नहीं हो सकता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आया पहले रिजेक्ट हो गया, वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं हो सकता। रेक्टेंगुलर शेप का मैट्रिक्स आया और वो पहले ही रिजेक्ट हो जाएगा कि अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर, वो सारा ही रिजेक्ट हो जाएगा, है ना। ये सारा ही मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, है ना। अब आइए हम लोग देखते हैं जरा सा, इसके बाद जो हम लोग को बात करना है, ये वाला मैट्रिक्स हम लोग का हो गया स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स के बाद जो 5वें नंबर का मैट्रिक्स हम लोग को जो डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स या इसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं इसको। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको कहते हैं इकाई अवयव जो होता है, मतलब यूनिट मैट्रिक्स या तत्समक अवयव जो कहते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग यूनिट मैट्रिक्स को। उसमें जरा देखिएगा, ये इसमें जो कंडीशन होगा, द कंडीशंस आर, सबसे पहला जो कंडीशन है इसमें m बराबर क्या होना चाहिए, n, सबसे पहला कंडीशन। दूसरा ए आई जे बराबर 0 होना चाहिए फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। तीसरा बात होना चाहिए इसमें ए आई जे इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जे। ये वाला 3 कंडीशन का पालन करना पड़ेगा। सिर्फ एक या सिर्फ 2 का अगर आप पालन करते हैं तो वो कोई जरूरी नहीं है कि एक यूनिट मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को दर्शाएगा, है ना। आपको तीनों कंडीशन को पे ध्यान रखना होगा। ये जितना भी मैट्रिक्स इस क्लासिफिकेशन में पढ़ रहा है उसमें हमको एलिमेंट्स का क्या मान आ रहा है, अवयव का क्या वैल्यू आ रहा है, वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसी के हिसाब से क्लासिफिकेशन किया जा रहा है। तो कभी हमको डायगोनल मिल रहा है, कभी स्केलर मिल रहा, कभी यूनिट मिल रहा है ना। यहाँ पे अगर इसको लिखा जाए कंडीशन को और एक्सपेंड करके, तो पहला कंडीशन कह रहा स्क्वायर मैट्रिक्स, दूसरा कंडीशन कह रहा नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स should be zero, और तीसरा कंडीशन बोल रहा है कि PIG यानी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट should be equal to 1, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स should be equal to 1, should be equal to 1, है ना। ये बात है। अब यहाँ पे जरा इसके कंडीशन पे ध्यान रखिएगा। इसका जो 2 कंडीशन है, पहला 2 कंडीशन स्क्वायर मैट्रिक्स होना और साथ साथ में उसका सारा नॉन प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स एलिमेंट 0 होना एक डायगोनल मैट्रिक्स को दर्शाता है ना। इसका मतलब है कि यूनिट मैट्रिक्स होने के लिए आपका सबसे पहले आपके मैट्रिक्स को एक डायगोनल मैट्रिक्स होना पड़ेगा, एक विकर्ण अवयव होना पड़ेगा। इसका मतलब है कि इसका कंडीशन को अगर शॉर्ट किया जाए तो सबसे पहला है कि इसको होना पड़ेगा डायगोनल मैट्रिक्स। दूसरा कंडीशन क्या होगा कि इसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या होना पड़ेगा, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी इक्वल टू 1, शुड बी इक्वल टू 1, ठीक है। इसका मतलब है
कि अगर हम डिफाइन करें एक यूनिट मैट्रिक्स को, एक तत्समक आव्यूह को, तो ये ऐसा मैट्रिक्स होगा जो ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होगा जिसका सारा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 1 के बराबर होना चाहिए। तो अगर ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स से आपका मुलाकात हो रहा है जिसमें सारा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 1 के इक्वल आ रहा है, तो आप कह सकते हैं कि ये सारा कंडीशन एक यूनिट मैट्रिक्स का फॉलो कर रहा है। इसीलिए ये जो मैट्रिक्स होने वाला है वो एक गारंटी है कि एक यूनिट मैट्रिक्स होने वाला है ना। ये एग्जांपल के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं। एग्जांपल, let us consider order 3 मैट्रिक्स। ऑर्डर 3 मैट्रिक्स अगर ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे A इज इक्वल टू ले लेते हैं। सबसे पहले तो डायगोनल मैट्रिक्स होना पड़ेगा, और डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, सारा नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 0 हो गया, कर दिया, स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो गया। साथ में इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है सारा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो देखिए, तो ये जो मैट्रिक्स बना है वो एक यूनिट मैट्रिक्स के सारे कंडीशन का पालन कर रहा। आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये सिर्फ एक कंडीशन या सिर्फ 2 कंडीशन, ये सारे के सारे यूनिट मैट्रिक्स के कंडीशन का पालन कर रहा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये एक यूनिट मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है? ये एक यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसमें नोट पॉइंट यूनिट मैट्रिक्स में हमको जो लिखना है वो ये लिखना है यूनिट मैट्रिक्स के केस में। हाँ, इसका पहले हम ये लिख लेते हैं, जनरल रिप्रेजेंटेशन लिख लेते हैं, इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन लिख लेते हैं। जनरल रिप्रेजेंटेशन का बात किया जाए तो कोई मैट्रिक्स ए ले लेते हैं, ए आई जे, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है n क्रॉस n, वेयर अगर ए आई जे पे कंडीशन लगाया जाए, क्योंकि हम एलिमेंट सी के वैल्यू ही पे कंडीशन लगा रहे हैं ना, तभी तो उसी हिसाब से क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम लोग। ए आई जे बराबर जो आ रहा है वो एक बार 0 आ रहा व्हेन i नॉट इक्वल टू j, एक बार 1 आ रहा व्हेन i इज इक्वल टू j। तो आपका ये क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स एक यूनिट मैट्रिक्स को दर्शाने लगेगा, ठीक है। तो जितना भी आपका यूनिट मैट्रिक्स आएगा वो सारा इसी तरीके से आना चाहिए। ये सारे यूनिट मैट्रिक्स को दर्शाता है ना, जनरल रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद हम लोग को जो शेप के बारे में बात करेंगे, तो चूंकि आपका जो यूनिट मैट्रिक्स होना चाहिए उसका सबसे पहला ही कंडीशन है कि टोटल नंबर ऑफ रोज और टोटल नंबर ऑफ कॉलम बराबर होना चाहिए। इसका मतलब है कि उस परिस्थिति में जो शेप उत्पन्न होगा मैट्रिक्स का वो एक स्क्वायर शेप होगा, एक वर्ग आकार का होगा। इसका जो शेप होगा वो एक स्क्वायर का, ये एक स्क्वायर शेप, ठीक है। अब इसमें नोट पॉइंट यूनिट मैट्रिक्स में लिख लेते हैं। सबसे पहला नोट पॉइंट लिखेंगे, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n कैन बी रिप्रेजेंटेड एज in, ठीक है। in से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहला ध्यान रखिएगा, जैसे कि ऑर्डर 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स i3 से रिप्रेजेंट कर देंगे, है ना। जैसे एग्जांपल में अगर आप करना चाहते हैं तो जैसे लेट अस कंसीडर ऑर्डर 3 मैट्रिक्स, ऑर्डर 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे कोई मैट्रिक्स अगर ले लेते हैं हम लोग, मान लीजिए सपोज एक मैट्रिक्स ले लेते हैं आइडेंटिटी ऑर्डर 3 का। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, ये i3 मैट्रिक्स, i3 मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, i3 मैट्रिक्स। आगे जो दूसरा नोट पॉइंट में हमको ध्यान रखना वो ये रखना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से संबंधित कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से होगा। क्वेश्चन में, मेरे गिवन क्वेश्चन में कौन सा मैट्रिक्स जो दिया हुआ है वो मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है, उसी के हिसाब से हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर एडजस्ट करते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हमको लेना होगा। यहां पे लिखिएगा द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, या ऐसे लिख सकते हैं, इफ द ऑर्डर of the matrix if the order of the identity matrix is known, then we can simply
वी कैन सिंपली राइट आई। ठीक है, अगर मान लीजिए उस कंटेक्स्ट में हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर लेना हमको पता, इसीलिए बार बार ये सुनिश्चित करना कि वो किस ऑर्डर का है ये कोई जरूरी नहीं। आप मैच्योर हो गए हैं, आप इतना समझदार हो गए हैं, आपको पता है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग इस तरह से आईएन पैटर्न पे लिखते हैं। लेकिन अगर उस कॉन्टेक्स्ट में आपको पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या लेना चाहिए, क्या क्या होगा, तो आप डायरेक्टली आई लिख देंगे, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आइए आगे बात करते हैं हम लोग। इसके बाद जो मैट्रिक्स आता है वो आता है आपका नल मैट्रिक्स। 6वां जो मैट्रिक्स आएगा दैट इज नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं, नल मैट्रिक्स। ठीक है, नल मैट्रिक्स या इसको शून्य आप व्यू भी कहते हैं, नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स के बारे में बात किया जाए, इसका क्या कंडीशन होगा, यहां पे लिखेंगे द कंडीशंस आर इसमें जो कंडीशन होगा वो ये होगा। सबसे पहला कंडीशन नल मैट्रिक्स होने के लिए आपका m बराबर n भी हो सकता है और m नॉट इक्वल टू n भी हो सकता है। दूसरा कंडीशन है कि इसमें ऑल एलिमेंट्स शुड बी जीरो, दैट इज aij बराबर 0 फॉर ऑल ij। सारे ij के लिए ए एलिमेंट का मान क्या होगा, सारे पोजीशंस के लिए, रो और कॉलम के पोजीशन के लिए एलिमेंट का मान क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। ये कंडीशंस को और एक्सप्लेन किया जाए। m इज इक्वल टू n का मतलब हो गया कि आपका आइदर स्क्वायर हो सकता है मैट्रिक्स, आइदर स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, चाहे रेक्टेंगुलर हो सकता है चाहे स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है। दूसरा कंडीशन ये है कि ऑल द एलिमेंट्स शुड बी जीरो, है ना। ये दो कंडीशन आपको ध्यान में रखना है। इसका मतलब है कि मेरा जो नल मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स है वो आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है, चाहे आपका स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है। मतलब इस केस में चाहे तो टोटल नंबर ऑफ रोज टोटल नंबर ऑफ कॉलम के बराबर भी हो सकता है, अथवा आपका टोटल नंबर ऑफ रोज टोटल नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं भी हो सकता है। यानी ये वाला मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स कभी स्क्वायर मैट्रिक्स भी बन सकता है, कभी आपको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी बन सकता है, कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे अगर लिखा जाए दो केसेस इसमें बना सकते हैं हम लोग। एक केस बनाएंगे यहाँ पे, एक केस हम लोग बनाएंगे केस 1 बनाएंगे और दूसरा बनाएंगे केस 2। दो परिस्थिति इसमें हो सकता है, केस 2। इसमें मैं दूंगा एक जो पहला केस है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेता हूं, स्क्वायर मैट्रिक्स, और दूसरा केस ले लेते हैं ऑल द एलिमेंट्स जीरो शुड बी जीरो। ठीक है, इसमें दूसरा केस में हम ले लेते हैं पहला कंडीशन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा केस ले लेते हैं ऑल द एलिमेंट्स शुड बी जीरो। दो केस बन सकता है ना, चाहे तो स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है, चाहे तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। इसमें अगर एग्जांपल लिया जाए, लेट अस कंसीडर ऑर्डर 3 मैट्रिक्स अगर ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए तो दोस्तों क्या हो जाएगा आपका ऑर्डर 3 का नल मैट्रिक्स, ये हो गया आपका ऑर्डर 3 का नल मैट्रिक्स, है ना, ये ऑर्डर 3 का। इसमें एग्जांपल अगर ले लेते हैं, लेट अस कंसीडर ऑर्डर 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। अगर ऑर्डर 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स ले लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए बी ले लेते हैं, ये वाला 2 क्रॉस 3 का, 2 क्रॉस 3 हो गया, 2 रोज हो गया, 3 कॉलम हो गया। ये वाला भी मैट्रिक्स क्या होगा, ये वाला भी मैट्रिक्स एक नल मैट्रिक्स यानी जीरो मैट्रिक्स को दर्शाएगा, और ये वाला भी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, एक नल मैट्रिक्स को दर्शाएगा। ठीक है,
अगर इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन अगर देखते हैं जीरो मैट्रिक्स का, तो इसका हो जाएगा जनरल रिप्रेजेंटेशन A इज इक्वल टू Aij m क्रॉस n, वेयर Aij इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल ij। जितना भी आप एलिमेंट होगा उस मैट्रिक्स में, वो चाहे स्क्वायर मैट्रिक्स हो चाहे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, वो सारे का एलिमेंट क्या होना चाहिए, उस मैट्रिक्स का 0 होना चाहिए, तभी हम जाके कह सकते हैं कि वो एक नल मैट्रिक्स बनेगा, जीरो मैट्रिक्स बनेगा, है ना। ये आपका जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया। जितना भी आपके पास जीरो मैट्रिक्स आने वाला है वो सारा इसी पैटर्न पे रिप्रेजेंटेड होगा। या आप अगर जीरो मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आपको इसी जनरल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से रिप्रेजेंट करना होगा, है ना। यहाँ पे एक चीज नोट पॉइंट में मैं लिख देता हूं, अच्छा शेप का अगर बात किया जाए तो शेप इसका दोनों शेप हो सकता है, इसलिए कि कभी तो m इज इक्वल टू n भी हो सकता है, कभी m नॉट इक्वल टू n भी हो सकता है, इसीलिए आपको दोनों तरह का शेप मिलने वाला है इस नल मैट्रिक्स के केस में। एक बार शेप स्क्वायर भी मिल सकता है आपको, और दूसरे बार शेप आपको रेक्टेंगुलर भी मिल सकता है। इसलिए कंफ्यूज नहीं करना है। आपका जो नल मैट्रिक्स होगा ना वो रेक्टेंगुलर शेप का भी हो सकता है, स्क्वायर शेप का भी हो सकता है, क्योंकि एक नल मैट्रिक्स के ये कंडीशन नहीं है कि वो पूरी तरीके से टोटल नंबर ऑफ रोज टोटल नंबर ऑफ कॉलम के ही बराबर सिर्फ होना चाहिए, या टोटल नंबर ऑफ रोज टोटल नंबर ऑफ कॉलम के बराबर सिर्फ नहीं होना चाहिए, है ना। उसमें है कि चाहे तो बराबर हो भी सकता है, चाहे तो बराबर नहीं भी हो सकता है टोटल नंबर ऑफ रोज टोटल नंबर ऑफ कॉलम। इसीलिए कभी वो शेप स्क्वायर का देगा, कभी वो शेप रेक्टेंगल का देगा। इसलिए कोई इसमें टेंशन नहीं होना चाहिए कि एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स या एक स्क्वायर मैट्रिक्स मेरा एक नल मैट्रिक्स होगा या नहीं होगा, इस तरह का कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, इसलिए क्लियर कर तरीके से बताएं। यहाँ पे एक नोट पॉइंट में ध्यान में रख लीजिएगा कि the order of zero matrix will be according to the context, ठीक है ना। आपका क्वेश्चन में कौन सा मैट्रिक्स यूज हुआ है उसी के हिसाब से हम लोग जीरो मैट्रिक्स का ऑर्डर सिलेक्ट करते हैं ना। इसलिए जो कॉन्टेक्स्ट गिवन रहेगा उसी कॉन्टेक्स्ट के अनुसार हम चाहे तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स चूज करेंगे, चाहे तो स्क्वायर मैट्रिक्स चूज करेंगे, है ना। जब क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे तो उसमें ज्यादा डिटेल में हमको क्लियर हो पाएगा, इस सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे तो वहां पे ज्यादा बेटर तरीके से और अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे सारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 3 तरीके से क्लासिफिकेशन किया है हमने मैट्रिक्स का। पहला क्लासिफिकेशन टोटल नंबर ऑफ रोज टोटल नंबर ऑफ कॉलम के हिसाब से किया है। वहां पे मेरा जो फोकस था वो टोटल नंबर ऑफ रोज और टोटल नंबर ऑफ कॉलम पे था कि टोटल नंबर ऑफ रोज टोटल नंबर ऑफ कॉलम में क्या संबंध लेकर के मैट्रिक्स बनाना है। दूसरा जो क्लासिफिकेशन हम लोग किए हैं वो शेप के अनुसार भी किए हैं क्लासिफिकेशन। एक बार स्क्वायर मैट्रिक्स मिलता था, एक बार रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मिलता था। तीसरा जो क्लासिफिकेशन किए हैं हम लोग वो आपका वैल्यू ऑफ एलिमेंट के अनुसार कि हम वैल्यू ऑफ एलिमेंट क्या चूज करें तो कैसा मैट्रिक्स बनेगा। वहां पे मेन फोकस हमको रहता था कि मेरा वैल्यू ऑफ एलिमेंट हमको क्या रखना है, क्या सोचना है ना। ये सारा क्लासिफिकेशन हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। टाइप ऑफ मैट्रिक्स फिनिश हो गया है। आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, है ना। आज के लेक्चर में इतना ही रहने दें, नेक्स्ट लेक्चर में आप बात करें, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू।